wait for a while as other students are joining, then we are going to start a class. Thank you. Okay, let's start with the class. Are you all there, Vita? Is the voice clear, screen visible to all of you? Yes, sir. Kind. Okay. Let's start with the class. Last class में जो कल की हमारी class थी, we started with the AS level. We discussed the paper pattern, paper one and paper two, and then we discussed the syllabus outline. सही है. अब now let's move ahead towards another topic of the basic class and the introductory class. जो last class का हमारा एक aim था, that was to understand the assessment objectives, that how to write an answer, how to meet the examiner's demand. हमारे पास एक्चुअली एक इशू आता है कि जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं या कॉमर्स स्टूडेंट्स भी होते हैं इवन, वो कंसिडर करते हैं कि बिजनेस स्टडीज इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट. इसका मतलब ये है कि इसका जो कंटेंट है वो इजी है, इट्स इजी टू लर्न, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स, विद लॉट ऑफ केस स्टडीज. लेकिन आई थिंक दैट मेक्स अ बिजनेस डिफिकल्ट, दैट इज द राइटिंग स्किल्स, दैट इज द लैंग्वेज स्किल्स that is required while writing an answer. तो आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स प्लस वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन to business activity. That is our first chapter. So let's start with the assessment objectives. First of all, we need to understand learning outcomes. Jivita, does any one of you know that what are the learning outcomes? Any idea what are the learning outcomes? आउटकम का मतलब हमारे पास होता है रिजल्ट, आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, आउटकम ऑफ योर एफर्ट. जैसे हमारे पास आज जो है दैट इज 10th of August, दैट इज द आउटकम या फिर दैट इज द रिजल्ट डे ऑफ A2 लेवल जो अपेयर हुए थे मई जून सीरीज के अंदर. तो आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट. एंड लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज द होल प्रोसेस. इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये जो पूरा हमारे पास 8 months 9 months का टाइम ड्यूरेशन होता है फ्रॉम अगस्त टिल अप्रैल मई, उसके अंदर we are going through notes, we are attending different lectures, we are watching videos, we are reading book, solving past paper. This is known as the whole learning process. अब इस learning process का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि you have been through the syllabus, you have been through all of the requirements, लेकिन यहाँ पे उसे असेस कौन करेगा? एग्जामिनर करेगा. तो लर्निंग आउटकम का मतलब ये हुआ कि बचपन में हम जब कहानी पढ़ते थे, छोटे होते थे, तो उस कहानी की खत्म होती थी, उसके एंड में लिखा होता था कि इस कहानी से या इस मौजू से हमें ये सबक मिलता है. तो लर्निंग आउटकम का मतलब यही है कि आपने जो बिजनेस 9609 का सिलेबस पढ़ा है उससे आपने क्या सीखा, आपकी क्या समझ में आया. तो अब यहाँ पे तो हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अरीबा निसार, मानिया, मोहम्मद अली इमरान, सलमान, अहमद उस्मानी, दीज आर माई स्टूडेंट्स. ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं और दे वर रेगुलर, दे वर अटेंटिव एंड दे कंप्लीटेड ऑल ऑफ द असाइनमेंट्स एंड टास्क व्हिच वर गिवन टू देम. तो क्या एग्जाम में मेरी बात मानेगा? नहीं, एग्जाम में मेरी बात नहीं मानेगा. एग्जामिनर कहेगा कि मैं जो CI एग्जाम कंडक्ट करूंगा ऑफ AS लेवल इन मई जून, उसके अंदर वो बच्चा किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसके अंदर इसका जो ग्रेड आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड. आपकी कोई भी बात कंसिडर नहीं की जाएगी.
तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, द ओनली मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज राइटिंग। तो हमें अगर अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी एनालिसिस, अपनी एप्लीकेशन, अपनी इवैल्यूएशन, या हमारे पास कितनी अच्छी कमांड है ओवर द सब्जेक्ट, सो द ओनली मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज राइटिंग। Through writing, through theoretical paper, you can only express your understanding and knowledge and your command over the subject to the examiner. तो आप मुझे यहाँ पे राइटिंग अच्छी करनी है, तो राइटिंग का मतलब क्या है कि सर मुझे राइटिंग अच्छी करनी है, तो राइट का मतलब क्या है कि मुझे अपना फॉन्ट अच्छा करना होगा? नहीं बेटा, राइटिंग अच्छी करने का मतलब क्या है कि यू शुड हैव गुड राइटिंग skills, you should have good understanding of business terminologies, you should have good language skills, you should have the knowledge and its application. तो वाइल राइटिंग द बिजनेस आंसर्स, जो हमारे पास 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, 20 मार्क्स के लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर 2 पेजेस का आंसर किस तरीके से लिखेंगे, 1.5 पेजेस का आंसर कैसे लिखेंगे? ये बहुत सारी आवाज़ें जो है ना बहुत क्लास में सुनाई दे रही आती है, और बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े कंफ्यूज होते हैं दैट हाउ टू राइट दीज लेंथी क्वेश्चन। तो बेटा हमें जो ओवरऑल मेहनत करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर या फिर अपनी नॉलेज के ऊपर नहीं करनी। वी शुड बी हैविंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो व्हाइल राइटिंग एन आंसर। हमारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से नॉलेज को अप्लाई करेंगे इन द आंसर, हम किस तरीके से रिलेट करेंगे, किस तरीके से अप्रोप्रिएट एंड सूटेबल बिजनेस टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे, और किस तरीके से हम एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों का मसला ये होता है कि दे नीड लॉट ऑफ स्पेस, दे नीड लॉट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि 3 to 4 लाइन्स के अंदर ही फॉर एग्जांपल सब कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोनों केस के अंदर हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि ना हमें बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर लिखना है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द इशू, और हमें बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट आंसर ही नहीं लिखना ताकि वो एक इंफीरियर इमेज ना क्रिएट करे ऑफ आंसर इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। तो यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा कि राइटिंग स्किल्स, टर्मिनोलॉजीज, लैंग्वेज स्किल्स, नॉलेज और एप्लीकेशन, ये आपके आंसर्स को क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा आंसर डेवलप करने में हेल्प आउट करेंगे। आप किस तरीके से राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी, किस तरीके से नॉलेज आएगी, किस तरीके से टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ये पूरे साल की मेहनत होगी जो कि हम पूरा अपना 1 साल लगाएंगे ऑन एएस लेवल। ऑल सेट। तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट कि सर इज देयर एनी स्पेसिफिक पैटर्न टू सेटिस्फाई और टू मीट द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर, कि कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है या क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनर की वाइल राइटिंग एन आंसर, ताकि मैं एक अच्छा आंसर लिख सकूं जो कि एग्जामिनर की डिमांड को, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर सके। या फिर सर ये जो हमारे पास डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिनकी वेटेज डिफरेंट होती है, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, 20 मार्क्स, इसके अंदर मुझे क्या क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स, इन ऑर्डर टू गेट हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स। तो आज यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है दैट इज नोन एज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। जी बेटा, व्हाट आर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स? एनीवन ऑफ यू नो कि व्हाट आर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स? You can unmute yourself, you can write it down in the chat box. Both options are available for you guys. Jivita, what are assessment objectives? Anyone? Ariba, Mania, Ali Imran, Umar, Salman, Ahmed Usmani. Ajay, let's start with the assessment objectives. Objectives and assessment. These are two different things. Objectives are set by the examiner, and these are the aim set by the examiner.
An assessment is known as the final CI exam in which you all are going to appear. तो assessment objectives का मतलब यहाँ पे ये हुआ simply कि examiner is conducting the exam and examiner जो exam conduct कर रहा है उसका objective क्या है. What are the things that should be included in your answer? Why the examiner is conducting the exam and why the examiner has given you out these questions? तो आपको इन सारे objectives को क्या करना है? Meet करना है. तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि एग्जामिनर जो ये सीआई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उसका मकसद क्या है. व्हाट आर द एम्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारे आंसर्स के अंदर होनी चाहिए, या सिंपली आप ये कह लें कि दीज आर द थिंग्स दैट एग्जामिनर वांट टू सी इन योर आंसर. सही है. तो आज लेट्स स्टार्ट विद द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि दिस इज आल्सो नोन एज लेवल 1. लेवल 1 इज अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. जी बेटा, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. आपने ओ लेवल्स के एग्जाम के अंदर भी ये चीज़ देखी होगी कि जब पास पेपर्स आप सॉल्व कर रहे थे तो बैक के अंदर मार्क्स स्कीम के अंदर की लिखा होता था. So that K refers to your knowledge, that K refers to your understanding. Now, what is understanding and knowledge? Understanding and knowledge का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 सेक्शन ए में, तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस यू हैव 2 मार्क्स क्वेश्चन, यू हैव 3 मार्क्स क्वेश्चन. तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, इन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू राइट डेफिनेशन, साउंड डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन. ये जो आप डेफिनेशन लिखते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ और द गिवन टॉपिक दैट शोज योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. ये जो आप डेफिनेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफाइन द टर्म फ्रेंचाइज. So what is franchise? Franchise is the legal right given by the franchisor to the franchisee to use the product and the brand name against the financial reward. So simply, this is known as the complete sound definition of franchise, which shows your complete understanding and knowledge regarding the particular topic or regarding the topic franchise. तो ये जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उसके अंदर जो एग्जामिनर आपसे डेफिनेशन पूछ रहा होता है, एग्जामिनर आपसे कोई भी टर्मिनोलॉजी दी हुई होती है उसके बारे में आपसे डिफाइन करने का कह रहा होता है. सो उसके अंदर उस पॉइंट के अंदर यू हैव टू राइट अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ अ टॉपिक. और इस डेफिनेशन के साथ साथ जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेथड्स हो गए, टाइप्स हो गई, that also refers to your knowledge, that also refers to your knowledge. how? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, तो अगर स्टेक होल्डर की बात है तो स्टेक होल्डर आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर अफेक्टेड बाय द बिजनेस एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी, सेकेंडरी. तो वहां तक जो है अफेक्टेड बाय द बिजनेस तक वो आपकी पूरी डेफिनेशन थी. स्टेक होल्डर्स को आपने डिफाइन कर लिया कि वो सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं एंड दे गेट्स अफेक्टेड बाय द बिजनेस एक्टिविटी. और ये जो टाइप्स आपने बताई है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर, इंटरनल, एक्सटर्नल, इट शोज योर नॉलेज दैट यू हैव an associated concept that there are 2 types of stakeholder. It shows the complete knowledge of yours against a particular topic. तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, और वाइल राइटिंग आर लेंथी क्वेश्चन, तो आप अपने आंसर को जो इंट्रोड्यूस करते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर जो है वो आप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को शो करते हैं, आप डिफाइन करते हैं, आप उन सारी चीज़ों को बता रहे हैं. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. बेटा, आई नीड अ रिप्लाई ऑफ एवरीवन प्लीज. Yes, sir. स्पीड में तो नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत Yes, स्पीड में sir. जा रहा हूँ? आ जाए. Moving ahead to the second assessment objective, that is assessment objective number 2, and which is the second level of your answer. आप थोड़ा सा फोकस करिएगा. हमारे पास है level 2, that is known as application. Now what is application? Application का मतलब होता है to apply your understanding and knowledge against the given business situation. अब गिवन बिजनेस सिचुएशन का मतलब क्या है? आ जाओ. पेपर 2 हमारे पास, एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द डाटा.
एग्जामिनर आपको जो है वो डाटा रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, एग्जामिनर इज प्रोवाइडिंग विद अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो एग्जामिनर आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है उससे आपको अप्लाई करनी है अपने अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो क्या सर सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन है? नहीं बेटा, पेपर 1 सेक्शन बी के अंदर भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये पॉइंट इस टाइम पे बताना नहीं चाह रहा है क्योंकि इट इज़ गोइंग टू मेक यू कंफ्यूज रिगार्डिंग द पेपर। सिर्फ अभी इस चीज़ को समझ लें कि पेपर 2 के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन है कि पेपर 2 के अंदर एग्जामिनर जो 2 डाटा रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है इन पेपर 2, तो उस डाटा रिस्पॉन्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे आप प्रोसेस करते हो, उसे आप रीड आउट करते हो और उसे अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को और आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी डेफिनेशन है, जो भी मैथड्स हैं, उसे क्या करते हो, अप्लाई करते हो। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी नॉलेज को गिवन बिजनेस सिचुएशन के साथ अप्लाई कर दो एंड इट इज गोइंग टू बी थ्रू आउट एन आंसर। मतलब जब से आंसर स्टार्ट करेंगे तब से लेके एंड तक आप उस पर्टिकुलर बिजनेस सिचुएशन को कंसिडर करेंगे, उसी के हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक मॉडल आंसर भी करेंगे, उसके अंदर सारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को मैं हाईलाइट करूंगा। नाउ मूविंग अहेड टू द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 3, दैट इज लेवल 3 ऑफ योर आंसर। अब लेवल 3 क्या है हमारे पास, दैट इज नोन एज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एनालाइज करना, ठीक है, किसी भी चीज को एग्जामिन करना, असेस करना, दिस इज नोन एज एनालिसिस। तो इन एनालिसिस आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन आपके पास जो वर्ड्स में होगी, जो पैसेज आपके पास, जो डाटा रिस्पॉन्स गिवन है, और वहां पे जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर जो नंबर्स वहाँ पे गिवन है, बिजनेस के अकाउंटिंग स्टेटमेंट अगर गिवन है, बिजनेस के रेशियोज गिवन है, या वॉट एवर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द डाटा रिस्पॉन्स, उन सारी चीज़ों को आप एनालाइज करने के बाद यू आर गोइंग टू राइट डाउन द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, you are going to write down the causes, you are going to write down the impact, वो सारी की सारी चीज़ें। तो आपके पास जो लेवल 3 है, लेवल 3 इज ऑफ एनालिसिस। और एनालिसिस आप कब करते हो, जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज होती है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को यूज करते हुए वहाँ पे जो गिवन बिजनेस सिचुएशन है उसके साथ लिंक करते हो, उसमें अप्लाई करते हो, और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्या करते हो, एनालाइज करते हो। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली एनालिसिस करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एवरीवन नो कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्वायरिंग अ बैंक लोन। सबको पता है कि बैंक लोन लेने से एग्जिस्टिंग डेट इंक्रीज होता है, बैंक लोन लेने से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, विच विल इंक्रीज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सबको ये पता है। लेकिन यहाँ पे एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस बी है, क्या दोनों की सिचुएशन सेम है? नहीं। बिजनेस ए जो है उसके पास करेंटली 45% के बैंक लोन ऑलरेडी अवेलेबल है इन द कैपिटल, और एक बिजनेस भी है उसके पास ओनली 5% जो है वो बैंक लोन है इन द कैपिटल। दोनों बिजनेस सिचुएशन डिफरेंट है। तो अगर आप यहाँ पे बिजनेस ए को बैंक लोन रेकमेंड करोगे नहीं, लेकिन बिजनेस बी को बैंक लोन रेकमेंड करोगे, तो इस चीज को यहाँ पे आपने एनालाइज करा ना कि बैंक बिजनेस ए हैज मोर एग्जिस्टिंग डेट और बिजनेस ए इज हाईली गियर्ड, उसके अंदर गियरिंग बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इट्स नॉट सूटेबल फॉर बिजनेस ए टू एक्वायर बैंक लोन फर्दर, इट विल गो बैंकक्रप्ट। लेकिन बिजनेस बी जो है उसको आप डायरेक्टली आप ये सजेस्ट नहीं करें कि बैंक लोन ले लो बिजनेस ए को देखते हुए, क्योंकि बिजनेस बी की सिचुएशन डिफरेंट है, उसके पास सिर्फ 5% बैंक लोन है, तो उसके पास मार्जिन है दैट दैट पर्टिकुलर बिजनेस कैन एक्वायर अ फर्दर लोन इन ऑर्डर टू रन देयर ऑपरेशंस। तो इस चीज को यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करा। तो दिस इज नोन एज एप्लीकेशन क्लास एनालिसिस, कि दो अलग अलग बिजनेस सिचुएशन है, इसको आपने अंडरस्टैंड करा, इसके आपने नॉलेज को यूज करा, और इसके बाद आपने एनालाइज करा। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ही नहीं होती कि बिजनेस के लोन के अगेंस्ट क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं, गियरिंग ऑफ द बिजनेस क्या होती है, तो आप दोनों को सेम रेकमेंड करते हैं, दोनों को बोलते हैं ले लो, दोनों को कहते नहीं लेते। तो एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो गिवन केस है उसको आपको पढ़ना है, जो सिचुएशन है उसे पढ़ना है, उस सिचुएशन को पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना है बाय यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, देन यू हैव टू राइट डाउन द इवैल्यूएटिव कमेंट्स। सही है। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस है, दिस एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस इज नोन एज डेवलप्ड एनालिसिस। डेवलप्ड एनालिसिस आपके पास क्या होते हैं, एक तो एनालिसिस है कि डायरेक्टली आप सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज जो आपके पास गिवन है उसके साथ आप लिख करो विदाउट एप्लीकेशन।
लेकिन अगर आप एप्लीकेशन करते हो उस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन को कंसिडर करते हो और उसके बाद एनालाइज करते हो, तो दिस विल मेक योर एनालिसिस एज डेवलप्ड एनालिसिस। ये आपके डेवलप्ड एनालिसिस होंगे। प्लस एनालिसिस हमेशा वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी टू साइडेड। टू साइडेड का मतलब क्या है कि आपको एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज दोनों चीजों को आपको कंसिडर करना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्वायरिंग अ लोन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्वायरिंग अ लोन, एंड इफ अ business does not acquire a bank loan, so what will be the possible advantages and disadvantages। तो आपको यहाँ पे टू साइडेड एनालिसिस करने हैं प्लस डेवलप्ड एनालिसिस करने हैं in order to make your answer more attractive or in order to get higher marks। All set? And the last one is known as AO4, that is assessment objective number 4 level 4। अब ये जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4 लेवल 4 है, इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। दिस इज नोन एज इवैल्यूएशन और दिस इज नोन एज द कंक्लूजन ऑफ योर आंसर, कि आप अपने आंसर को अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, यू आर सममिंग अप योर आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे अपने आंसर को अब क्या कर रहे हैं, रैप अप कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज इवैल्यूएशन। आप थोड़ा सा फोकस ये करिएगा कि यहाँ पे तो ओवरऑल आप अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन हाउ योर इवैल्यूएशन इज डिपेंडेंट ऑन योर एनालिसिस। इस चीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा कि आपकी जो इवैल्यूएशन है वो आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट है। हाउ? देखो, for example, if there are more advantages to a particular business of acquiring a bank loan, आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, आई नीड अ रिस्पॉन्स, चैट पे या वॉइस पे किसी पे भी आपका मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। इफ देयर आर मोर एडवांटेजेस टू एक्वायर अ बैंक लोन टू बिजनेस ए, what would you recommend, either to acquire a loan or not? जी बेटा, आई नीड अ रिप्लाई ऑफ एवरीवन कि if there are more advantages to acquire a bank loan to business A, what would you suggest, either to acquire a loan or not? अगर ज्यादा एडवांटेजेस हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? टू एक्वायर अ लोन, ठीक है। Salman is saying to go for the bank loan, Mania is saying to acquire a loan। Anyone else? Ariba, Mohammed Ali, Umar, Suhaib, to acquire a Sir, loan। to acquire a loan. To acquire, exactly। तो मतलब यहाँ पे अगर एडवांटेजेस ज्यादा है तो आप क्या करके एग्री करके दैट द बिजनेस शुड एक्वायर अ लोन। तो यहाँ पे दो चीजें आपके पास, एक है आपके पास एग्री और एक है आपके पास डिसएग्री। अब एग्री के क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दैट यू आर एग्री, ठीक है, फॉर एग्जांपल, एंड यू हैव जस्टिफाइड थ्रू योर एनालिसिस दैट देयर आर मोर एडवांटेजेस ऑफ एक्वायरिंग अ बैंक लोन। तो एग्री का मतलब तो ये कि आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हैं और आपने यहाँ पे उस आंसर को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन इफ देयर आर मोर एडवांटेजेस, और समझिए कि डिस्कस वाला क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास पास पेपर के अंदर 2017 का एक क्वेश्चन है हमारे पास गिवन, कि उसके अंदर है कि to advertising, selling and promoting a product is just a marketing, do you agree? justify करें अगर आप फॉर एग्जांपल है, तो ये argumentative answers क्वेश्चंस है हमारे पास। तो इसके अंदर we have to write down argumentative analysis हमें करने पड़ते हैं, हमें disadvantages analysis दोनों। तो अगर आप एग्री करते हैं तो सेटिस्फाइड जस्टिफाइड, ठीक है, हाँ भाई, कि सिर्फ प्रमोट करना, सेल करना प्रोडक्ट इज ओनली नोन एज मार्केटिंग। लेकिन अगर आप डिसएग्री करते हैं दैट दिस इज नॉट द ओनली मार्केटिंग, मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसके अंदर वी नीड टू कंसीडर मार्केटिंग मिक्स, वी नीड टू डू रिसर्च, वी नीड टू डू सेगमेंटेशन एंड ऑल। तो यहाँ पे जब आप डिसएग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यू आर डिसएग्रीइंग एंड यू हैव टू राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस, you have to write down the argumentative advantages, disadvantages, and you have to develop argumentative comments and analysis। So in the state of disagreement, if for example there are more disadvantages to acquire a loan to business A, तो आप यहाँ पे disagree करेंगे that business B or business A should not go for a bank loan। ठीक है, वो business B नहीं जाता लोन के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने अपने एनालिसिस के अंदर इस चीज़ को एनालाइज करा, एग्जामिन किया है कि if business B goes for a bank loan, it will be the worst option to business B। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिसएग्री आप कर गए,
तो क्या जब आप डिसएग्री कर गए तो उसका मसला सॉल्व हो गया? आपने कह दिया बैंक लोन नहीं लो, ठीक है कह रहा है मैं नहीं ले रहा बैंक लोन, लेकिन वहां पे अभी भी फाइनेंशियल इश्यूज तो हैं। बिजनेस इज फेसिंग फाइनेंशियल रेजिस्टेंस, बिजनेस इज फेसिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। So how to solve these constraints and how to solve these issues? So यहाँ पे in the state of disagreement, you are going to recommend, you are going to give suggestions as well, और इसके बाद जाके आपका आंसर खत्म होगा। एग्रीमेंट के अंदर तो आप एग्री करते हैं, एडवांटेजेस आपके पास ज़्यादा हैं, यू आर जस्टिफाइड सेटिस्फाइड, आंसर खत्म। लेकिन बट इन द स्टेट ऑफ disagreement you have to write down the recommendations and suggestions that are suitable and appropriate for a business. So this is how you are going to write down the answer। जो लेंथी हमारे पास 12 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, 8 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, वो इस तरीके से आपके पास लिखे जाते हैं। दिस इज द स्पेसिफिक पैटर्न एंड दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी इन्वॉल्व इन योर आंसर in order to write down a perfect answer and in order to satisfy the examiner demand. Is it clear? जी बेटा। Level Yes, 1 sir. understanding and knowledge Yes, sir. application, level 3 analysis, level 4 evaluation and conclusion। अब हमारे पास जी बेटा सबका रिप्लाई आ गया बेटा। आई नीड द रिप्लाई। ऑल सेट, ठीक है बेटा। आप एक चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स ओ लेवल्स के अंदर भी हैं। ओ लेवल्स के अंदर भी यू हैव टू शो योर अंडरस्टैंडिंग इन नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस और लेवल 4 इवैल्यूएशन, सब कुछ वहाँ पे था। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वेटेज डिफरेंट है। ओ लेवल्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के मार्क्स ज़्यादा मिलते थे, ठीक है। एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन के मार्क्स कंपैरेटिवली ए लेवल से कम थे, लेकिन ए लेवल्स के अंदर आपको ज़्यादा मार्क्स एनालिसिस, इवैल्यूएशन के इन सब चीज़ों पे मिल रहे थे। तो यहाँ पे जो है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स ओ लेवल्स के अंदर भी सेम थे, ए लेवल्स के अंदर भी सेम है। द वेटेज ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। ओ लेवल्स के अंदर आप डेफिनेशन भी लिख देते, अच्छी डेफिनेशन भी लिख देते थे, आपको मार्क्स मिल जाते थे। बट इन ए एस लेवल, इन ए टू लेवल, वेटेज ऑफ द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव चेंजेस, और उसके अंदर जो एग्जामिनर की प्रायोरिटी होती है वो आप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज नहीं होती, वो एनालिसिस, इवैल्यूएशन इसके ऊपर फोकस कर रहा है। ऑल सेट। माने बेटे डेवलप्ड एनालिसिस का मतलब हमारे पास ये होता है कि एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस। आप एक डायरेक्टली एनालाइज कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कि बैंक लोन ले रहा है, ये एडवांटेज ये डिसएडवांटेज, क्या ये एडवांटेज उस बिजनेस को होगा, क्या ये डिसएडवांटेज उस बिजनेस को होगा। सो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस सिचुएशन अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज डेवलप्ड एनालिसिस, दैट यू हैव कंसिडर्ड द एलिमेंट ऑफ एप्लीकेशन, you have considered the business situation and then you are making the analysis। सो ये बेटा इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? जी सर। चले बेटा, let's move ahead। We are done with the assessment objectives, we are done with the syllabus outline, we are done with the paper 1 and paper 2 paper बाकी। अब अच्छा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यूनिट 1 है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एक्टिविटी and business environment। So first of all, we are going to start with the basic chapter of introduction to business activity। जी बेटा, what is business? You all are studying business, ठीक है। And how many of you are the how many of you belongs to the family that is business oriented? ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कराची के अंदर जो कि बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से हैं, या फिर आपने देखा होगा आसपास कुछ लोगों को बिजनेस करते हुए, ठीक है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो, ठीक है, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल पे वो किसी ना किसी पॉइंट के अंदर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व। हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? जी बेटा, व्हाट इज बिजनेस, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट?
जी बेटा, अरीबा, मानिया, अहमद, Ali, Umar, Salman, Sohaib. What is business? How you are going to define it? ठीक है मानिया. It's the combination of factors of production. ठीक है. Anyone else? जी बेटा, अरीबा, Ali, Umar, Ahmad. Be active. ठीक है. Attentive bro, active bro in the class. I need your participation. Sir, Yes बेटा, Sohaib. sir, business aims to meet the needs of a customer. ठीक है. You can say this is the purpose of business activity. So, okay, what is the purpose of business activity? That is to take the risk, that is to make goods and services so that we can satisfy the need and the demand of the consumers in the market. Okay. Give it to anyone else? Ahmed, Salman, Umar, Ali. Give it to Ariba. So it's the activity of buying and selling goods. Buying and selling goods. ठीक है. Ariba बेटा, isn't it a trading activity? मैं कहूँ कि अगर trading, buying and selling है, तो अगर for example if one is manufacturing goods, तो वो क्या business नहीं कर रहा? If one owns a factory and he has production lines and producing goods, तो वो भी तो business कर रहा है. तो buying and selling is a type of business activity. आप कह सकते हैं that is known as trading activity. Ahmed Usmani saying business is about investment then profit or loss. ठीक है. मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट है, यू हैव नॉलेज दैट व्हाट इज बिजनेस, और नहीं है तो आप कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को डिफाइन करें. हम इसे डेफिनेशन से लेके चलते हैं बेसिक कि व्हाट इज बिजनेस. बिजनेस इज द combination of all the factors of production to satisfy needs and wants of the consumers in the market so that producer can generate revenue. एक बिल्कुल बेसिक ये डेफिनेशन है हमारे पास कि बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन to satisfy needs and wants of the consumers in the market so that the producer can generate revenue. बेसिकली इस डेफिनेशन के अंदर आपके तीन कॉन्सेप्ट्स भी बनेंगे, डेवलप होंगे, और तीन चैप्टर्स भी आप कह लें या तो कवर होगा. लेकिन व्हाट इज बिजनेस? कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन एक्स. हमारे पास एक बंदा है एक्स, and this person X is going to combine factors of production, and he is going to take a risk. सही है. अब एक बंदा है, if an individual combines all the factors of production, land, labor, capital, enterprise, जो भी हमारे पास factors of production है हम पढ़ेंगे, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर रहा है और वो एक बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहा है, और वो रिस्क लेता है और बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है. अब जब वो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है और प्रोडक्ट गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर आइदर बाइंग एंड सेलिंग, किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तो ही इज डूइंग अ बिजनेस. When factors of production are combined and an individual has taken the risk to satisfy the needs and wants of the consumer in the market, he has started a business. This is known as business. अब इसी के अंदर वो ये क्यों कर रहा है? ताकि वो मार्केट की नीड्स एंड वांट्स को, कंज्यूमर को गुड्स सप्लाई करे, कंज्यूमर्स और गुड्स को खरीदेंगे, सो दे आर गोइंग टू स्पेंड, और वो पैसे देंगे किसको बेटा? प्रोड्यूसर को. सो दिस इज हाउ प्रोड्यूसर इज गोइंग टू जनरेट हिज रेवेन्यू. तो सिंपली ये एक साइकिल भी है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो रहे हैं,
कि प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है और सप्लाई क्या कर रहा है, जो डिमांडेड गुड्स है बाय द कंज्यूमर. So simply business is the combination of all the factors of production to satisfy needs and wants of the consumer in the market so that the producer can generate the revenue. And this is also known as the purpose of business activity as well. कि मैं एक बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, वाई देयर इज अ पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ताकि मैं गुड्स बना सकूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ टू द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ताकि मैं कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकूँ और कंज्यूमर की डिमांड सेटिस्फाई हो. दिस इज नोन एज द business. This is known as the definition of business. Now let's start with the first chapter, that is factors of production. जी बेटा, what are factors of production? जी बेटा, Land. anyone? Land, labor, capital, enterprise. Agree करते हो सारे? जी. Land, labor, capital, enterprise. These are known as the factors of production. आज जो factors of production को हम break down करते हैं. What do you mean by the word factors of production? Factors of production का मतलब होता है resources that are required to produce goods and services. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे ये कि फैक्टर्स का मतलब होता है रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि विदाउट दीज फैक्टर्स, विदाउट दीज रिसोर्सेज द प्रोड्यूसर कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास ये चीज़ें. तो फर्स्ट हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज नोन एज लैंड. जी बेटा, व्हाट इज लैंड? लैंड itself लैंड इट सेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अगर मुझे कहीं भी बिजनेस एक्टिविटी करनी है, कोई अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्डिंग बनानी है, तो वैकेंट लैंड चाहिए. मुझे फार्मिंग करनी है तो फार्म लैंड चाहिए. मुझे अगर स्कूल डेवलप करना है या स्कूल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए मुझे वैकेंट लैंड चाहिए. तो विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड आप कोई भी काम नहीं कर सकते. यू नीड अ प्लेस, यू नीड अ लोकेशन, यू नीड अ लैंड टू ऑपरेट. और लैंड के अंदर जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास, कोल, ऑयल, गैस, वाटर, ये भी हमारे पास बेटा लैंड का ही पार्ट है हमारे पास. क्योंकि कुछ बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, सच एज कोल माइनिंग, सच एज ऑयल ड्रिलिंग. तो लैंड इटसेल्फ और उसके अंदर जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द लैंड. अब इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फार्म लैंड. फिर हमारे पास सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एंड द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज लेबर. नाउ लेबर जो वर्ड है हमारे पास, लेबर हैज मल्टीपल नेम्स. ठीक है, लेबर के हमारे पास मल्टीपल नेम्स हैं. लेबर को हम कह सकते हैं कि लेबर इज ऑल्सो नोन एज वर्कफोर्स, लेबर इज ऑल्सो नोन एज मैन पावर, एंड लेबर इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. इन सब का मतलब हमारे पास क्या है, लेबर. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड लेबर यू कैन राइट वर्कफोर्स, यू कैन राइट मैन पावर, यू कैन राइट ह्यूमन रिसोर्स. नाउ लेबर हमारे पास है क्या, वी हैव वेरी इंफीरियर इमेज ऑफ वर्ड लेबर. हम जब भी वर्ड लेबर पढ़ते हैं तो एक बड़ी इंफीरियर इमेज आती है कि जो मजदूर वगैरह काम कर रहे हैं, दिस इज लेबर. नहीं, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर वी हैव टू क्लासिफिकेशन ऑफ द लेबर. एक होते हैं हमारे पास अनस्किल्ड और दूसरे हमारे पास होते हैं स्किल्ड. अब जो अनस्किल्ड है वो किसके अंदर इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है इन द फिजिकल एक्टिविटी. और जो हमारे पास स्किल लेबर है, स्किल लेबर इज इन्वॉल्व इन मेंटल एक्टिविटी. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे इंजीनियर्स भी हैं, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारे पास जो है वो आर्किटेक्चर्स भी हैं. So these engineers and architects are skilled. They have particular skills. They have particular expertise. So they are known as skilled labor. उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर भी काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट स्किल्ड. सही है, दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज, क्वालिफिकेशन, स्किल्स. सो दे आर यूजिंग देयर मेंटल, दे आर यूजिंग देयर फिजिकल स्ट्रेंथ टू सर्व एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ऑर्डर टू गेट एम्प्लॉयड. तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने देखा इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स भी हैं, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर, फिजिकल लेबर भी है. इसी तरीके से लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कूल एंड कॉलेज. कि स्कूल और कॉलेज मॉडल्स को अगर आप देखें, सो एट द टॉप मैनेजमेंट जहाँ डीन है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कोऑर्डिनेटर हैं, टीचर्स हैं, तो ये जो हमारे पास है दीज आर स्किल्ड. ठीक है, दे हैव एक्सपर्टीज, क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स. और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी हैव डोमेस्टिक स्टाफ एज वेल.
जो पियोन वगैरह होते हैं, जो क्लीनिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व है, सो दे आर यूजिंग देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फिजिकल एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द लेबर। द डिफरेंस इज दे आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, एक स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों की जरूरत होती है, स्किल्ड की भी अनस्किल्ड भी। रेशियो वैरी करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अनस्किल्ड ज्यादा होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड ज्यादा होता है। लेकिन लेबर ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कंप्लीट लेआउट ऑफ द वर्कफोर्स है, दैट इज नोन एज लेबर ह्यूमन रिसोर्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now move Best it. Now moving on to the third factor of production, और यहाँ से अब आपकी कहानी और दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप एएस के कैपिटल इनकम, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू, कोशिश हम ये करेंगे कि सारे कैपिटल को पढ़ लें, क्योंकि वी हैव 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल इन एएस लेवल। और सिंपली आपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था कि कैपिटल इज नोन एज मशीनरी मैन मेड रिसोर्सेज, लेकिन एएस के अंदर वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब एएस के अंदर अभी समझो कि सिंपली इनपुट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ओनर है, अगर वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो फाइनेंस इज द इनपुट दैट ही इज प्रोवाइडिंग टू अ बिजनेस इन ऑर्डर टू मेक द बिजनेस ग्रो, और इन ऑर्डर टू earn profit, in order to operate the business. इसी तरीके से if a person is applying his skill, if a person is applying his ideas, so he is providing these ideas and skills as an input into the business so that the business can operate successfully. तो कैपिटल का मतलब हम ये इसके अंदर समझते हैं क्या इनपुट है। अब क्या क्या टाइप ऑफ इनपुट हो सकता है, अब आज एक है हमारे पास, दैट इज नोन एज नेचुरल कैपिटल। नाउ व्हाट इज नेचुरल कैपिटल? many of the businesses are dependent on the nature. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फार्मिंग करनी है, तो फार्मिंग के लिए लैंड फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग के लिए प्रॉपर क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग के लिए रेनफॉल और प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फार्मिंग एक्टिविटी, दीज आर द एक्टिविटीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर। ये जो सनलाइट है हमारे पास, ये जो वेदर है, क्लाइमेट है, तो ये भी तो नेचुरल कैपिटल हुआ। सो दीज आर ऑल्सो द इनपुट दैट द बिजनेस इज यूजिंग। तो ये जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस है, तो टोटली डिपेंडेंट इसके ऊपर है। इसी तरीके से हमारे पास ये कोल वगैरह को अगर देख लें, तो ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एंड दीज बिजनेसेस आर कंज्यूमिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल कैपिटल। तो एक कैपिटल हमारे पास नेचर का जो होता है, दैट इज नोन एज नेचुरल कैपिटल। फिर हमारे पास है बेटा एक कैपिटल, दैट इज intellectual capital, and this intellectual capital is also known as human capital। ये जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल भी कहलाता है। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल? द डेफिनेशन इज इट इज कंप्राइज्ड of all the it is comprised of the competency, innovation, ideas, skills of the workforce, and gives a competitive advantage to one firm over the another। हम अक्सर देखते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि द प्रोडक्शन मैनेजर इज वेरी स्किल्ड, द प्रोडक्शन मैनेजर इज वेरी इनोवेटिव, द मार्केटिंग मैनेजर हैज मैनी इनोवेटिव आइडियाज। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्कफोर्स होती है, उस वर्कफोर्स की जो स्किल्स होते हैं, कॉम्पिटेंसीज होती है, that is also known as one of the capital which gives a competitive advantage to one firm over the another। Let's take an example। भाई हमारे पास इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क इज वेरी इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ही इज वेरी इनोवेटिव, he has new ideas and he tries to get into the different businesses। टेस्ला हमारे पास एग्जांपल है, स्पेस एक्स हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। अब अंडरग्राउंड ट्रैवलिंग सिस्टम वो जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, हाइपरलूप कॉन्सेप्ट, तो वो इसका मतलब क्या है, दिस ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल, ही इज वेरी इनोवेटिव। तो ये जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, यही टेस्ला को और यही स्पेस एक्स को क्या दे रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है, दैट द डायरेक्टर, दैट वन ऑफ द ओनर इज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वेरी इनोवेटिव। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमारे पास होता है, स्कूल की फैकल्टी होती है, ठीक है, कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी होती है, नंबर ऑफ पीएचडी होल्डर्स हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है।
कि जो वर्क फोर्स को कॉम्पिटेंट बनाती है और यही वर्क फोर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देती है ओवर द अदर। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज कंप्राइज्ड ऑफ द कॉम्पिटेंसीज, इनोवेशन, आइडियाज ऑफ द वर्क फोर्स। ऑन सेट थर्ड, फिर हमारे पास है दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का मतलब हो गया ओ लेवल्स वाला मैन मेड रिसोर्सेज, कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस है जितनी भी मशीनरीज यूज कर रहे हैं, जितनी भी फिक्स एसेट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑपरेट और इन ऑर्डर टू ईज आउट देयर ऑपरेशन, इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेसेस एफिशिएंट। तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है दिस इज नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज। ये जो मशीनरी वगैरह है हमारे पास, ट्रैक्टर, हाई टेक मशीनरीज हो गई, ये सारी की सारी क्या है बेटा, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है। ऑल सेट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑनलाइन तो ये आईपैड वगैरह ये सारा का सारा किसका है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का पार्ट है, ये मैन मेड रिसोर्सेज। Then we have structural capital. Now what is structural capital? Structural capital का मतलब हो गया बिजनेसेस के अंदर जो आईटी, बिजनेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेटाबेसेस दैट बिजनेस इज यूजिंग। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज इनपुट। तो अब जितनी ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर को, आईटी को, और जितना ज़्यादा हम शिफ्ट करेंगे अपनी डिपेंडेंसी ओवर द टेक्नोलॉजी, तो इट विल ईज आउट आवर ऑपरेशन और हमारे प्रोसेसेस एफिशिएंट हो जाएंगे, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे अगर हम डेटाबेसेस को, सॉफ्टवेयर को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में यूज़ करें। तो ये भी एक इनपुट हुआ जो कि बिजनेस को हेल्प आउट कर रहा है इन बिकमिंग एफिशिएंट एंड इन बिकमिंग प्रोडक्टिव। तो structural capital is comprised of IT, softwares and databases that business is using. तो जितनी भी हमारे पास ये बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हो गई या फिर आप मार्केटिंग फर्म्स हो गई, टेली मार्केटिंग कंपनीज हो गई, तो ये स्ट्रक्चरल कैपिटल आईटी सॉफ्टवेयर और डाटाबेसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। और बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज भी करती होती हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर प्रोसेसेस एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। देन वी हैव फाइनेंशियल कैपिटल। जी बेटा, व्हाट इज फाइनेंशियल कैपिटल? फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है मनी फाइनेंस, जो कि एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है इनटू अ बिजनेस in order to start, in order to run, or for the expansion of the business. So financial capital is comprised of the finance, money, cash में फॉर्म में हो गया, बॉन्ड की फॉर्म में हो गया, whatever, मतलब पैसे प्रोवाइड कर रहा है एक इंडिविजुअल इनटू अ बिजनेस. So this will be counted as an input into a business, financial capital. And the last one is known as social capital, and the word social comes from the word society. Social capital का मतलब क्या होगा? Social capital का मतलब हो गया फैमिली, फ्रेंड्स, एजुकेशन सेंटर्स इन द सोसाइटी। तो आप किस तरीके से सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है और सोसाइटी इनपुट प्रोवाइड करती है फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। आप एक जगह पर हैं जहाँ पे एजुकेशन और लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं आप आसपास, दे आर ऑल स्किल्ड, दे आर क्वालिफाइड एंड दे परसुएड एंड अर्ज देयर चाइल्ड टू get qualification, to get degree and all. So this will make the society better educated, literate, plus वहाँ के जो आउटपुट होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी स्किल्ड होंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर सोशल कैपिटल का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट, एजुकेशन ज़्यादा है, तो हमारे पास जो वर्कफोर्स होगी वो भी कॉम्पिटेटिव होगी और ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल होगा वो भी इंक्रीज होगा इन दिस बिजनेसेस। तो अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट कम है तो स्किल्ड वर्कफोर्स भी कम होगी। इसी तरीके से आयरलैंड और इसराइल के अंदर लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो वहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द सोशल कैपिटल के, एजुकेशन सेंटर ज़्यादा है, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, फिर फैमिली और फ्रेंड्स के जो आपस के अंदर इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है और डिग्रीज को, क्वालिफिकेशंस को प्रमोट किया जाता है। तो सोशल कैपिटल ऑल्सो वर्क्स एज एन इनपुट फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो आई होप कि ऑल द कैपिटल यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। Natural, intellectual, manufactured, structural, financial, social. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
अब आ जाए वर्ड लास्ट हमारे पास फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज नोन एज enterprise. Enterprise is known as the risk taking ability. कुछ बच्चे होते हैं जो कि एंटरप्राइज की जगह एंटरप्रेन्योर लिखते हैं, नहीं बेटा, एंटरप्राइज इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज नोन एज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी. अब ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करेगा कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज द कंबाइनिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कंबाइनिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये कि मैंने पर्सन थिंक्स और thinks about taking the risk. At that time, he combines all the factors of production. जब मैं रिस्क लेने का सोचता हूँ तभी मैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सारी चीज़ों को गैदर करना शुरू करता हूँ. तो दैट्स व्हाई एंटरप्राइज इज नोन एज द कंबाइनिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. प्लस इट इज द इंटरनल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. हाउ रिस्क टेकिंग एबिलिटी वेरी करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. शायद आप क्लास में जो कि बैठा हुआ वो ज़्यादा बड़ा रिस्क टेकर होगा, कोई कम रिस्क टेकर होता है. तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है ना वो वेरी करती है. तो दैट्स व्हाई इट्स एन इंटरनल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल. एंड द लास्ट थिंग, दिस इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन नॉट बी borrowed. इसका मतलब क्या है? This is the only factor of production which cannot be borrowed. लैंड आप अरेंज कर सकते हैं, लेबर आप हायर कर सकते हैं, कैपिटल आप अरेंज कर सकते हैं, यू कैन एक्वायर अ बैंक लोन और यू कैन गेट मशीनरी ऑन दी. ठीक है. तो आप सिंपली यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जी बेटा क्लास, श्योर श्योर. तो विच कैन नॉट बी बोरोड का मतलब है कि दिस इज द ओनली फैक्टर प्रोडक्शन विच कैन नॉट बी बोरोड, क्योंकि हमारे पास लैंड अरेंज हो सकती है, लेबर अरेंज हो सकती है, आप कैपिटल के लिए फाइनेंस एक्वायर कर सकते हो थ्रू बैंक. लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी, दिस इज द इंटरनल एबिलिटी विच कैन नॉट बी बोरोड. So that's why enterprise is the only factor of production which cannot be borrowed. All set बेटा, clear है बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो थम्स अप बना दे स्क्रीन पे. थैंक यू. सॉरी लेट कर दी थोड़ी सी क्लास. Jita, please, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए बेटा, थैंक यू. काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन लीव इन द क्लास. ठीक है, बाद में कॉपी कर लीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. सर उसकी दिखा देगा जो कैपिटल की आपने लिस्ट हाँ. बनाई थी. थैंक यू बच्चों. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.